और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, 20 जनवरी तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 20 जनवरी तक के लिए इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। तो दिल्ली से खबर सामने आ रही है, 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बढ़ा दी गई है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की पेशी हुई और अब जो है कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए, सुनवाई करते हुए दोनों की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा मामला है जहां दोनों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में दोनों की पेशी होनी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर जो आबकारी घोटाले को लेकर के जो मामला चल रहा है और आज संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जैसे कि सुबह से आशंका जताई जा रही थी कि जब कोर्ट में पेशी के दौरान जब सुनवाई होनी है तो निश्चित तौर पर जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई जा सकती है। और नतीजतन यही रहा कि आज एक बार फिर से जो संजय सिंह है और मनीष सिसोदिया उनको राहत नहीं मिली है और आने वाली 20 जनवरी तक के लिए उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्हें अभी और जो काफी समय है वो जेल में बिताना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार चाहे वो मैं बात करूं मनीष सिसोदिया की, जिस तरह से जमानत याचिका रद्द हुई उसके बाद अगर मैं संजय सिंह की बात करूं तो संजय सिंह भी जमानत याचिका को लेकर के लगातार अपील करे, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि उन्हें अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। जी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अब अगले अपील जो है कब तक कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया का जो पुनर्विचार याचिका है वो भी रद्द कर दी गई थी। तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के पास इस समय जमानत याचिका को लेकर के कोई विकल्प नहीं बचा है। हाँ, संजय सिंह के पास जरूर है, लेकिन संजय सिंह अभी उस विकल्प के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अभी उसको लेकर के कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज जो इस मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो नया जमानत माफी चाहूंगा जो सुनवाई की है, जिसमें न्यायिक हिरासत जो 20 तारीख तक बढ़ा दी है, तो वो कहीं ना कहीं तमाम पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि अब आने वाली 20 जनवरी तक उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। जी। संजय सिंह की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भी घोषित किया है, तो क्या अब आगे जो है किस तरीके से ये क्या पेरोल पे ये बाहर आ सकते हैं? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत जो है बढ़ा दी गई है। आज दोनों की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी और अब 20 जनवरी तक के लिए इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मामला है और 20 जनवरी तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है कोर्ट की ओर से। और अजित दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, संजय सिंह की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी ने अब इनको अपने राज्यसभा सांसद का उम्मीदवार भी बताया है, तो अब आगे किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया चुनाव को लेकर ये करेंगे, नामांकन की प्रक्रिया जो होती है वो किस तरीके से ये आगे जारी रखेंगे? और देखिए जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से बीते दिनों जो सांसद संजय सिंह को दोबारा से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने नॉमिनेट किया है और उन्हें अभी बीते दिनों हाल ही में जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत भी दी थी नॉमिनेशन भरने के लिए, और इसी का परिणाम रहा कि जब वो सांसद संजय सिंह जब नॉमिनेशन के लिए गए थे, क्योंकि 17 जनवरी को उनका जो राज्यसभा सांसद का जो समय है वो समाप्त हो रहा है और 19 जनवरी को जो चुनाव होना है, तो ऐसे में उन्होंने विशेष अपील की थी राउस एवेन्यू कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें वो मंजूरी दे दी थी। और इसी का नतीजा
जा रहा है कि बीते दिनों जब नामांकन भरने गए तो पुलिस सुरक्षा के बीच में जो संजय सिंह है वो अपना नामांकन भरने के लिए गए थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसको लेकर के जो वैकल्पिक है वो संजय सिंह को छूट दी जा रही है। और देखना ही होगा जब 19 जनवरी को जो चुनाव होना है तो उसमें जो फैसला है किस तरीके से आता है। लेकिन फिलहाल जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो संजय सिंह की तरफ से पूरी कर ली गई है। अच्छा, तो अगली सुनवाई जो कब हो सकती है, क्या कोई जानकारी आई है सामने? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर 20 जनवरी तक जो न्यायिक हिरासत तक बढ़ाई गई तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। तो देखना ये होगा कि 20 जनवरी को क्या चाहे वो संजय सिंह की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की, उनको राहत मिल पाती है नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोर्ट की तरफ से जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई जा रही है तो इससे आशंका यही जताई जा रही है कि फिलहाल अभी दोनों नेताओं को राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो संजय सिंह का जो करीबी जो सर्वेश मिश्रा है उनको जरूर कुछ समय के लिए जमानत जरूर मिली है वो भी, लेकिन वो उसी समय तक जब तक उनको जमानत नहीं मिल जाती तब तक के लिए उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लेकर जारी कश्मकश। कांग्रेस चाहती है गठबंधन में बीएसपी शामिल हो। अखिलेश पहले की कर चुके हैं मायावती की खिलाफत। यूपी कांग्रेस में बीएसपी को 50 सीट देने को तैयार है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन सपा के अलग हो जाने का भी डर दिख रहा है। तो सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस चाहती है गठबंधन में बीएसपी शामिल हो और कांग्रेस यूपी में बीएसपी को 50 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अखिलेश पहले ही मायावती की खिलाफत कर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर वो शामिल होती हैं तो इंडिया गठबंधन से ये दूरी बना लेंगे। तो इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लेकर कश्मकश लगातार जारी है और कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में बीएसपी शामिल हो और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आपसी कलह देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 50 सीट देने को तैयार है और अखिलेश यादव इसकी खिलाफत कर रहे हैं और सपा के अलग हो जाने का डर भी कांग्रेस को सता रहा है। तो इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस बसपा को गठबंधन में शामिल करना चाहती है, हालांकि अखिलेश यादव इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, कांग्रेस और सपा के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और ऐसे में यूपी के अंदर क्या विपक्षी गठबंधन का चेहरा होगा, इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है। क्योंकि अगर आप बात करें तो जो मुख्य दो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो दोनों आपस में ही दोनों के बीच में तलखियां जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार एक दूसरे पर वो हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके जो है वो समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी बताया। गेस्ट हाउस कांड को उन्होंने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत उनके घर के पास में ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ लोगों के ट्वीट्स को नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा बीजेपी की सरकार है, उनके पास बहुत सारे बुलडोजर हैं, उन बुलडोजर से जो है उस पुल को गिरा देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में जब उस पुल का निर्माण हुआ था तो वहां पर काफी जाम की समस्या होती थी। डिफेंस और रेलवे दोनों से एनओसी लेके तब उस पुल का निर्माण कराया गया था। लेकिन चूंकि दोनों ही पार्टियां विकास की विरोधी हैं, इसलिए वो इस तरीके के आलाप जो है वो हमेशा नापते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही दोनों पार्टियों के बीच में तलखियां भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब काफी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस जो कि INDIA का नेतृत्व कर रही है, उसका पूरा मकसद है कि दोनों ही पार्टियों के साथ में लेकर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गहमा गहमी है, तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक साथ में आएंगी, ये काफ़ी
मुश्किल कह सकते हैं वो अभी फिलहाल नजर आ रहा है और ये एक कहीं ना कहीं समस्या है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से कहना है कि उसके कई नेता जो है वो बसपा के संपर्क में हैं और वो लगातार इस और प्रयास कर रहे हैं कि बसपा को INDI गठबंधन में शामिल किया जाए और इसके लिए जो जानकारी है, हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 50 सीटों का ऑफर BSP को किया है कि अगर वो इस गठबंधन में आती है तो 50 सीटें जो है वो BSP को जो है कांग्रेस देगी इस गठबंधन के तहत और 30 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो जिस तरीके से विधानसभा के भी चुनाव हुए थे 5 राज्यों के और उसके बाद INDI गठबंधन से भी समाजवादी पार्टी की जो दूरियां थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करी थी। तो कांग्रेस जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी INDI गठबंधन में रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि करीब 15 से 20 सीटें उसको मिले, लेकिन अखिलेश यादव इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि वो इतनी सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें पिछले चुनाव के नतीजे तो कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार गिरता गया हुआ है और शायद यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा उनके साथ भरोसा नहीं कर रही है। INDI गठबंधन की बात करी जाए तो इससे पहले चाहे वो 19 के चुनाव रहे हों, 2017 के चुनाव रहे हों, समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, इसके अलावा कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन इन दोनों ही गठबंधनों का कोई नतीजा जो है वो समाजवादी पार्टी को खासा देखने को नहीं मिला था। तो इसीलिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन से भी दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या गठबंधन का चेहरा होगा, कितनी सीटों पर किस पार्टी का जो है वो समझौता होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर कह सकते हैं संशय अभी भी बरकरार है। और कांग्रेस के लिए इस समय दोहरी कह सकते हैं चुनौती है कि एक तरफ जहां BSP को शामिल कराना वो चाहती है, चूंकि BSP के पास 21% तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर में दलित वर्ग के मतदाता हैं और ऐसे में BSP इस वर्ग के मतदाता पर अच्छी पकड़ रखती है। तो INDI का पूरा मकसद है, पूरा प्रयास है कि बसपा को भी साथ में लाया जाए, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और बसपा के बीच में इस समय तल्खियां देखने को मिली हैं, तो दोनों ने साफ कर दिया है कि या तो बसपा रहेगी या फिर सपा रहेगी। और मायावती भी पहले इस बात को स्पष्ट कर चुकी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में कोई भी गठबंधन फिलहाल करने के मूड में नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति जरूर बनती नजर आ रही है। महज अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। BJP जहां एक तरफ कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर तैयारी कर रही है और उसको लेकर कह सकते हैं कि हर तरीके से रणनीति को अपनी बना चुकी है। माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर जो है वो तैयारियां BJP की तरफ से करी गई हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इस बात को जान रही है कि अगर BJP के विजय रथ को रोकना है तो उसको अन्य सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी, लेकिन जिस तरीके से उसकी तल्खियां BSP के साथ में बढ़ी हैं तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या के तौर पर है। और चूंकि BJP के विजय रथ को रोकना है तो अखिलेश यादव भी जानते हैं कि INDI का उनको मदद लेना काफ़ी आवश्यक है, इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से अभी तक INDI गठबंधन से अलग भी नहीं कर पाए हैं। जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो है बसपा को 50 सीट देने को तैयार है, लेकिन सपा के अलग हो जाने का भी डर उन्हें सता रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अब आगे क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, साफ तौर पर अगर कांग्रेस BSP के साथ गठबंधन में BSP को शामिल करती है और उसमें 50 सीटों का ऑफर उसको करती है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी अपने आप को इस गठबंधन से बाहर कर लेगी। चूंकि 50 सीटों का अगर BSP को मिल जाती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी सीटें नहीं बचेंगी, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे अधिक अगर सक्रिय है और मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है तो समाजवादी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी इस आंकड़ों के साथ में कभी भी समझौता करना नहीं चाहेगी और इस रेशियो के आधार पर कह सकते हैं कोई भी समझौता नहीं होगा इस गठबंधन के साथ में। तो अगर BSP INDI गठबंधन में शामिल होती है तो समाजवादी पूरी तरीके से INDI गठबंधन से अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं और दोनों ही चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले जिस पर वो अपने कैंडिडेट्स को उतार सके। लेकिन अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी की तो वो मुझे कह सकते हैं साफ तौर पर कि 50 से कम सीटों पर किसी भी कंडीशन पर वो अपने प्रत्याशियों को उतारना नहीं चाहेगी और इससे कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। दूसरी तरफ BSP है तो वो भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उसको जो है वो प्रत्याशी उतारने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो दोनों ही पार्टियों को साथ में रख के INDI गठबंधन के साथ में चुनाव में जाना ये एक बड़ा चैलेंज होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इन दोनों पार्टियों को साथ में लेकर चल पाती है। जी, BJP की बात कर ले तो BJP पूरी जोर शोर से जो है इसके तैयारी में जुट गई लोकसभा चुनाव की, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ जो है आपसी कलह जो है सुलझने का नाम नहीं ले रही है। कैसे ये संभाल पाएंगे इंडिया गठबंधन वाले? BJP को मात देने के लिए कैसे वो तैयारी कर पाएंगे?
देखिए जो ही साफ तौर पर अगर आप बात करें तो बीजेपी का जो विजय रथ है या फिर कह सकते हैं एनडीए का जो विजय रथ है उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा, और इस बात को सभी राजनीतिक दल बखूबी समझते हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, या फिर कांग्रेस हो, या अन्य विपक्षी दलों को। सभी जानते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी करी हुई है, देश के अंदर जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, बीजेपी के जो माइक्रो मैनेजमेंट पर तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो किसी भी एक दल के बस में नहीं है कि इस समय वो बीजेपी के इस विजय रथ को रोक सके। तो इसलिए सभी दलों एक साथ में आने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत भी हैं, और मजबूरी भी है कि उनका आपसी गठबंधन होना। लेकिन इन सबके बावजूद आपसी गठबंधन में समस्या ये है कि किस तरीके से वे सबके हितों को साधा जाए और किस तरीके से आपस में जो अंतरकलह है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि सभी दल अपने अपने हिसाब से जो है वो कह सकते हैं कि सीटों की मांग कर रहे हैं, और सीट का बंटवारा होना एक बड़ा चैलेंज के तौर पर है। अब यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो बीएसपी और सपा के बीच में भी जो है वो आपसी तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो समाजवादी पार्टी को साथ में रखती है या फिर बीएसपी को साथ में रखती है, क्योंकि दोनों साथ में आने को तैयार नहीं है। अगर एक पार्टी को साथ में रख के वो चुनाव में जाते हैं तो साफ तौर पर इसका नुकसान जो है वो विपक्ष को ही होगा, और साफ इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि वोटों का पोलराइजेशन होगा, और जो वो वोट है जो कहीं ना कहीं जो चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं, चाहे वो हो, या फिर बीएसपी के जो कोर वोटर कहे जाते हैं, वो अलग अलग बटेंगे, और उसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो बीजेपी को ही मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि एक असमंजस वाली स्थिति है। देखना होगा इसको लेकर राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं, और INDI गठबंधन जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को शिक्षण संस्थान और मीट की दुकानें बंद करने और ड्राई डे की घोषणा पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, यह ऐतिहासिक तिथि है, इसलिए इसे पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वो बहुत अच्छी और सराहनीय है। बहुत अच्छी बात है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर्व के रूप में यह ऐतिहासिक तिथि है, ऐतिहासिक समय है, इसलिए इसको पर्व के रूप में मनाना चाहिए। और इस दिन शराब के दुकानें बंद रहना चाहिए, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। और इसलिए यह कार्य जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया है बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आते हैं तो अयोध्या के लिए कुछ न कुछ सौगात दे जाते हैं। उसी में यह भी है कि वो ऐतिहासिक तिथि है जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वह अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह अपने आप में अद्वितीय और विलक्षण है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, और सभी लोग शांति, और भक्तों को दर्शन होगा और वो उनको दर्शन करने पे शांति मिलेगी। इस तरह से जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मंदिर के लोकार्पण का समय आ गया है, रामोत्सव का पूरे देश में उत्साह है, और कहा कि सभी नागरिकों के जीवन में राममय माहौल हो गया है। साथ ही कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, जिसमें मंदिर के लोकार्पण के समय नजदीक आने की बात कही है उन्होंने, और कहा कि रामोत्सव का पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग राम भक्ति में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा उप मुख्यमंत्री ने ब्रजेश पाठक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है मंदिर के लोकार्पण का समय नजदीक आ गया है। रामोत्सव के रूप में बड़ा पूरे प्रदेश में, देश में हर्षोल्लास है, और सभी नागरिकों के जीवन में राममय माहौल हो गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं पूरे प्रदेश को राममय बनाने। इसको हम ड्राई जोन बना करके काम करेंगे, और रामोत्सव का दिन है, प्रभु राम का दिन है, तो सभी लोग प्रसन्नता के साथ हंसी खुशी त्योहार में रामोत्सव के रूप में। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।